गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो कल हमने बात की थी प्रश्नावली 2.2 से पहले कुछ उदाहरणों की। और बच्चों, एक ज़रूरी सूचना आप लोगों के लिए, गर्मी आ गई है तो थोड़ा बच के रहो, क्योंकि अब घर वालों की दो ही बातें सिर्फ आपके कानों में गूंजेगी कि आप पानी की बोतलें भर के रख दो और कूलर में पानी डाल दो। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें और गणित को रेगुलर पढ़ते रहें। अगला क्वेश्चन है बच्चों अपने पास। तो अब हम देते हैं सवाल पे। समीक्षा के पास 50 रुपए, 20 रुपए व 10 रुपए के नोट हैं। कुल नोटों की संख्या है 25। 25 नोटों का कुल मूल्य 590 रुपए बता रहा है हमें। और 50 रुपए व रुपए 20 के नोटों का अनुपात कितना है? 3:5 है। नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। कौन से नोटों की? 50 की, 20 की और 10 के नोटों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। 50 के नोट कितने हैं? 20 रुपए के नोट कितने हैं? और 10 रुपए के नोट? ये हमें ज्ञात करवा रहा है कि 50 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट कितने हैं। तो सबसे पहले बच्चों मानेंगे, क्या मानेंगे? मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? बताओ क्या माने? मान लेते हैं कि 50 रुपए और 20 रुपए के नोटों का अनुपात 3:5 है। तो 50 रुपए के कुल नोट कितने हैं? 3 गुणा x, क्योंकि अनुपात कितना दे रखा है 50 के नोटों का? 3। और हमने नोट कितने मान लिए? x। तो कितना हो गया कुल नोट 50 के? 3x। ऐसे ही अगर हम मान लिए 20 रुपए के कुल नोट, तो कितने आ जाएंगे? 20 रुपए के नोटों का अनुपात कितना है? और कुल कितने नोट? x हमने मान लिए हैं। तो टोटल कितना हो गया? इधर तो हो गया 3x, इधर कितना हो गया? 5x। क्योंकि बच्चों जो अनुपात जब हम लोग निकालते हैं तो अनुपात में क्या करते हैं, जो सबसे छोटा वाला मान होता है ना उसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं आपको दूं कि 20:25, तो 20:25 को आप कैसे लिख सकते हो? वो 20 और 25 दोनों संख्याएं 5 से बराबर कट रही है 4 बार और 5 बार। 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। तो हम इसको छोटे रूप में 4:5 भी लिख सकते हैं। तो इस वजह से अगर मैं वापस उसको बड़ा रूप करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? उसको 5 से गुणा कर दूंगा। तो हमारे पास नोटों की संख्या है, कुछ x नोटों की संख्या है, लेकिन हमें दे रखा है कि उनके नोटों का अनुपात 50 रुपए, 20 रुपए के नोटों का अनुपात कितना है? 3:5 होना हो। इनके नोटों की संख्या या तो 3:5 ही रही होगी या फिर ज्यादा रही होगी। जैसे यहाँ मान लो इन दोनों संख्याओं को मैं किसी सेम संख्या से गुणा करता हूँ। जैसे मैंने 5 से गुणा किया, 5 दिया 15, 5 5 25, तो 15:25 के अनुपात में मान लो कि यहाँ नोटों की संख्या थी। तो 15 नोट तो किसके थे? 50 के। और 25 नोट किसके थे? 20 के। तो उनका छोटा सरल रूप कितना है? 3:5। इसलिए मैंने x तो नोटों की संख्या मानी है और जो अनुपात साथ में था उसको उससे गुणा किया है, ताकि हमें टोटल नोटों की संख्या मिल जाए। तो 50 रुपए के कुल नोट हो गए 3x और 20 रुपए के कुल नोट हो गए 5x। तो रुपए 10 वाले नोटों की संख्या पहले वो ज्ञात करेंगे। ₹50 के नोटों की संख्या कितनी है? 3x। 20 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी है? 5x। तो 10 रुपए वाले नोटों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे आप? आपके पास टोटल नोट कितने हैं? 25। तो क्या मैं 25 में से इन दोनों को घटा दूं? 50 वाले नोटों की संख्या और 20 वाले नोटों की संख्या, अगर मैं 25 में से इन नोटों को घटा देता हूं तो मेरे पास कौन से नोट बच जाएंगे? बाकी 10-10 के नोट बच जाएंगे। तो 25 माइनस 3x माइनस 3x प्लस 5x माइनस कोष्टक के बच्चों बाहर लगेगा, इसीलिए -3x भी और -5x भी दोनों के साथ माइनस का चिन्ह लागू हो जाएगा। तो अब कितने नोटों की संख्या बची अपने पास? 25 माइनस 8x। कितने नोट? 25 माइनस 8x। ये कौन से नोटों की संख्या आ गई? 10 के नोटों की संख्या। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? थोड़ा थोड़ा या फिर ज्यादा? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? दोबारा समझो। समीक्षा के पास 50 के, 20 रुपए के और 10 रुपए के नोट है। ये अपनी जेब है। इस जेब में मेरे पास 25 नोट है टोटल। मुझे ये पता नहीं है कि कौन से नोट के कितने नोट है।
50 रुपए के तो कितने नोट है, 20 रुपए के कितने नोट है, 10 रुपए के कितने नोट है, लेकिन टोटल कितने हैं, 25 नोट मेरी जेब में पड़े हैं। समीक्षा मैं ही हूँ, थोड़ी देर के लिए मान लो समीक्षा के पास 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए के टोटल नोट 25 नोट पड़े हैं। ठीक है, 25 नोटों का कुल मूल्य कितना हो गया, 590 रुपए। कहने का मतलब वो जो 25 नोट मेरे जेब में डाल रखे हैं ना, अगर मैं उनको गिनूं तो गिनने पे मेरे पास कितना आ रहा है, 590 रुपए। 50 रुपए में 20 रुपए के नोटों का अनुपात 3:5 है। उसने कहा कि 50 और 20 के नोटों का अनुपात कितना है, 3:5। यानी ये मान सकते हो कि 50 रुपए के नोट तो 3 मान लो और 20 रुपए के नोट 5 मान लो। ऐसा हो सकता है, मान सकते हैं, लेकिन ये फिक्स तो नहीं है ना, क्योंकि हमें तो अनुपात में दे रखा है। इसका फिक्सेशन करने के लिए क्या करेंगे, 50 रुपए के कुल नोट, 50 रुपए के कुल नोट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, चर मान लेंगे। चर कितना कि 3 को x से गुणा कर देंगे तो 50 के नोट कितने हो जाएंगे, 3x, क्योंकि 3 तो यहाँ अनुपात में था, इसलिए 3 को भी गुणा करना रहेगा, तभी तो हमारे पास सही वैल्यू आएगी, टोटल वैल्यू आएगी। इससे पहले जस्ट जो हमने सवाल देखा था ना कि दो पूर्ण संख्याओं का योग 60 था, अंतर 60 था, कल हमने वो सवाल किया था, तो उसी की जैसे यहाँ पे होगा, उसमें भी हमें 2:5 का अनुपात दे रखा था, यहाँ 3:5 का। तो उसमें हमने क्या किया था, 2:5 के साथ में 2x/5x लिखा था ना कल हमने। ऐसे यहाँ पे करेंगे, कुल नोटों की संख्या 3x 50 वाले की, और 20 रुपए नोटों की संख्या 5x। अब 10 रुपए वाले नोटों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, हमने क्या किया, 25 में से 3x और 5x दोनों को जोड़ के घटा दिया है। 50 के नोट कितने हैं, 3x, 20 के नोट कितने हैं, 5x, तो 3x और 5x दोनों को जोड़ा कितना हो गया, 8x हो गया। यहाँ माइनस का चिन्ह, और ऐसे कैसे 8x, 25 में से 8x, ये कितने के नोट है, 10 के नोट है। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे इसको मैं दूसरे स्क्रीन पे बता रहा हूँ। अब हमारे पास 50 रुपए के नोट तो है, 50 रुपए के नोट तो है 3x, 20 रुपए के नोट है 5x, 10 रुपए के नोट कितने हैं, 8x। नहीं बेटा, 25 माइनस 8x, 25 माइनस 8x होंगे ना, क्योंकि टोटल नोट तो 25 हैं और कुल नोट कितने थे, 25। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 50 रुपए की जो नोट है ना, 50 रुपए के वो नोट है कितने हैं, 3x। अब मैं आपसे पूछूं कि इन 50 रुपए के नोटों को अगर हम गिने, 3x को गिने, तो टोटल धन कितना होगा, इसका कितना धन होगा। मान लो आपके पास 50 के नोट है और आपके पास 3 नोट है, तो कितना हो गया, 50 के 3 नोट, टोटल कितना धन हो गया आपके पास, 50 50 और 50 कितना रुपए हो गया, 150 रुपए। तो 50 रुपए के 3 नोट है, लेकिन दरअसल में है कितने, 3x है, तो 50 गुना 3x, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 150x। तो 50 रुपए के नोटों का धन कितना हो गया, 150x रुपए, है ना। 50 रुपए वाले नोटों से कुल धन, ये तो ये हो गया। 50 रुपए वाले नोटों से कुल धन कितना हो गया, 50 गुना 3x बराबर 150x रुपये। दूसरा, अब मैं आपको बताऊं कि 20 रुपए वाले से, 20 रुपए वाले नोटों से कुल धन बताओ, देखिए कितना हुआ, 100x। कितना है, 5x है, और 20 गुणा 5x तो कितना आ गया, 100x। वेरी गुड बच्चों, 100x। पहले का तो 50 रुपए के नोटों का टोटल धन कितना हो रहा है, 150x रुपये। 20 रुपए वाले नोटों का धन कितना हो रहा है, 100x रुपये। अब 10 रुपए वाले नोटों का धन, 10 रुपए वाले नोटों का कुल धन कितना होगा, बताओ कितना होगा, 25 माइनस 8x, इधर गुणा में 10, क्योंकि 10 का नोट है ना, और नोट कितने हैं, 25 माइनस 8x, कितने नोट है, 25 माइनस 8x। तो बारी बारी से हम 10 को पहले 25 से और फिर माइनस 8x से गुणा करेंगे ना। अंदर कोष्टक की यही तो खासियत है, कोष्टक कहता है कि मेरे अंदर जो भी संख्याएं हैं, अगर बाहर कोई संख्या लिखी हुई है गुणांक में, तो मुझे बारी बारी से उसके साथ गुणा कर दो। तो कितना आया, 10 को 25 से गुणा किया, यहाँ तो 250, और 8 से गुणा किया तो 80x। ये लो भाई साहब,
50 रुपए के नोटों का कुल धन है 150x रुपये। 20 रुपए वाले नोटों से कुल धन कितना है 100x रुपये। और 10 रुपए वाले नोटों का कुल धन कितना है 200 माइनस 80x रुपये। दो हैं? हाँ 250 माइनस 80x रुपये। अब हमें उसने शर्त दी थी, क्या बताया था उसने हमें बताया था कि जो कुल धन है ना मेरे जेब में जो 25 नोट पड़े थे उनसे टोटल धन कितना हो रहा था। अरे नहीं बेटा 25 नोट पड़े थे मेरे जेब में, कुल धन कितना हो रहा था 590 रुपये। तो क्या इन तीनों को मैं जोड़ूंगा तो 590 रुपये आ जाएगा भाई। 50 के नोट आ गए, टोटल धन 20 रुपए नोटों का टोटल धन आ गया और 10 रुपए नोटों का टोटल धन आ गया। टोटल नोट तो 25 ही थे, 25 नोटों का कुल धन अगर मैं ज्ञात करूं तो कितना था 590 रुपये। तो इधर मुझे दे भी दिया कि 50 रुपए वाले नोट के तो इतने रुपए बनेंगे, 20 रुपए वाले नोट के इतने रुपए बनेंगे और 10 रुपए वाले नोट के इतने रुपए बनेंगे। तो कुल धन कितना था, कुल धन बराबर है 590 रुपये। अब कुल धन में क्या करेंगे 50 रुपए वाले नोटों का कुल धन प्लस 20 रुपए वाले नोटों का कुल धन, ऐसे होगा ना। प्लस से 10 रुपए वाले नोटों का कुल धन, ठीक है। अब तीनों को एक जगह करके और 590 के बराबर में लिख देंगे। तो यहां हमने लिखा कि 150x, ये तो 50 रुपए वाले नोटों की टोटल धन है ना। फिर कितना था 100x प्लस और फिर बाद में कितना था 250 माइनस 8x। ये कितने रुपए के बराबर है 590 रुपए के। देखो देखो बोल करके कैसे आया। नहीं बेटा 590 अच्छा इधर हाँ यहाँ पे 80x आएगा। वेरी गुड, ऐसे ध्यान रखना चाहिए। तो कितना हो गया 50 रुपए वाले नोटों से कितना धन था 150x, 20 रुपए वाले नोटों से 100x और 10 रुपए वाले नोटों से 250 माइनस 80x और टोटल धन कितना था अपने पास 590 रुपए। तो क्या अब हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। अब हमारे पास एक समीकरण बन गया है जहां समता का चिन्ह आ जाए ना, समता के चिन्ह के एक तरफ चर पद हो दूसरी तरफ अचर पद हो तो वो क्या कहलाता है, वो समीकरण कहलाता है। और समीकरण कहलाता है तो समीकरण में अब हम चर का मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे, या तो पक्षांतरण करके या संतुलन करके। तो पक्षांतरण करके करते हैं। पहले तो एक काम करते हैं, जो सजाती है ना उनको एक साथ लिख लेते हैं और अगर जुड़ रहा है तो जोड़ देते हैं और घट रहा है तो घटा देते हैं। तो 150x प्लस में 100x प्लस यहाँ कितना है माइनस में 80x और इधर 250 ऐसे कैसे छोड़ देंगे, इधर 590 रुपये। अब इन दोनों के बीच में तो प्लस का चिन्ह है, 150x और 100x टोटल मिलके वैल्यू कितनी हो गई, जोड़ो देखिए 150 और 100 कितने होते हैं 250x। इधर कितना है माइनस का चिन्ह ऐसे के ऐसे और 80x को एज इट इज उतार देंगे। अब एक काम और कर लेते हैं साथ में, इधर ये 250 है इधर भी 250 है ना, ये एक काम करते हैं इसको यही काट 250 है ना, तो एक काम करते हैं 250 को हम बराबर के उधर ले जाए, क्या समता चिन्ह के उधर ले चलेंगे इसको। तो इधर 590 ऐसे के ऐसे था। अब यहाँ पे ये 250 है किसमें है, प्लस में है। अगर मैं समता के दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो चिन्ह कौन सा परिवर्तित हो जाएगा, इसमें प्लस का है तो ये किसमें हो जाएगा माइनस में। तो कितना आ जाएगा 250, ठीक है। अब 250x में से 80x हमें माइनस करने हैं, करो देखिए कितना आता है। 250x में से 80x माइनस करो, दे रहा ना ये 0 में से 0 हो गया तो बच्चों 0 बचा, ठीक है। इधर कितना है 5, इधर कितना है 8, 5 में से 8 नहीं जाता है, 2 से एक उधार मांग लेते हैं, भाई साहब 1 रुपए दे दो उधार। इसने उधार ले लिया और यहाँ कितना हो गया इसके पास 15 रुपये। 15 में से 8 जाते हैं क्या, कितना आ गया 7। अब यहाँ पे कितना बचा 1, तो इधर 170 x साथ में है ना, देखेंगे ना हाँ। 590 में से 250 को घटाओ देखेंगे 590 में से 250 को
अगर 590 में से 250 को हम घटाएंगे तो 0 से 0 ऐसे कैसे रह गया, 9 में से कितना जाएगा 5, कितना बच गया, 340। वेरी गुड बेटा 340। अब समीकरण लास्ट में क्या बच गया, 170x बराबर 340। अब हमें तो किसका मान ज्ञात करना है, चर पद का, और चर पद क्या है x। तो x को तो भाई साहब टांगड़ी पकड़ के रखना है, इधर ही कि तू उधर मत जा, इसको पकड़ लिया x को ऐसे कैसे, बराबर में कितना है 340। अगर x के साथ में 170 गुणा में लगा हुआ है, गुणा में लगा हुआ है ना, अगर बराबर के उधर लेके जाओगे तो किस में लगेगा, भाग में लग जाएगा। कितना आ गया 170। अगर अब आपको काटना था ना इसको ऊपर नीचे तो बहुत इजी पड़ेगा आपके लिए, काटना नहीं आता है तो आप भाग देके देख लेना, मैं आपको काटने वाली विधि से बताता हूँ। 0 से 0 कैंसिल, क्या 17 के पहाड़े में 34 आता है क्या, बोलो देखिए बेटा आता है, 17 दूनी 34। कितनी बार कटाइए, 2 बार। तो x का मान कितना आ गया, आ गया x का मान 2। अब ये x क्या था, x बच्चों ने क्या माना था, क्या माना था x, x बच्चों हमने वो वैल्यू मानी थी जब हमें उन नोटों का अनुपात पता लगा ना कि 50 रुपए वाले और 20 रुपए वाले नोटों का अनुपात कितना है, 3:5। नहीं, पहले अनुपात पता लगा था हमें, कितना अनुपात है, 3:5। तो हमने क्या किया था, हमने x को अनुपात के साथ में गुणा करके लिखा था ना, तो ये x वो ही है जो अनुपात में गुणा करके लिखा था। तो एक काम करते हैं, वहां दे रखा था कि 50 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी है, कितनी है 50 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी है बेटा, 3x थी ना, 3x थी ना 50 रुपए वाले नोटों की संख्या। तो हमें दिया कि 50 रुपए वाले नोटों की संख्या। अब इसका भी बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, आगे स्क्रीन पे बता दो इसका आंसर है। अगर x का मान 2 आ गया है हमारे पास, तो 50 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी थी, 50 रुपए वाले नोटों की संख्या, अरे नहीं 50 रुपए वाले नोटों की संख्या थी 3x। तो यहाँ हमें दिख गया क्या कि हमें x का मान इसने दे दिया, तो x की जगह x का मान रख दूं क्या, रख देते हैं। 3 गुणा में तो लगेगा ना, इधर डॉट ही रहता है, अगर साथ में x ऐसे कैसे लिखा, क्योंकि प्लस माइनस का चिन्ह तो है नहीं, भाग वाला चिन्ह लगा हुआ नहीं, तो ये गुणा में ही है, सीधा सा दिख रहा है। 3 गुणा x का मान कितना है 2, तो 3 गुणा 2 कितना हो गया 6। तो 50 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी होगी बच्चों, अगर 50 रुपए के नोटों की संख्या 6 है, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 6 है, तो 50 रुपए से 6 नोटों का कुल धन कितना होगा, आपके पास 50 रुपए के 6 नोट है, बताओ कितना। अरे बेटा नहीं, ढंग से सोचो, 50 तो पहले ही ज्यादा है, तो 30 कम कैसे होगा, ज्यादा होगा ना। तो 50 के 50 आपके पास 50 के 6 नोट है, बताओ तो 6 नोट में कितने रुपए बन जाएंगे आपके पास, बताओ देखें। अरे बेटा 50 को 6 से ही गुणा कर दो, सीधा सीधा कितना आ गया 300 रुपये, कितना आ गया 300 रुपये। कैसे, 50 का 1 नोट, ठीक है, 50 के 2 नोट, 50 के 2 नोट मिलके कितने रुपए बनाते हैं 100 रुपए। ऐसे ही फिर 2 नोट कितने हो गए, फिर 100 रुपए, फिर 2 नोट हो गए, टोटल 6 नोट। तो 6 नोट का 100 कितने रुपए बने 300 रुपए। वेरी गुड। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं 20 रुपए वाले नोटों की संख्या, 20 रुपए वाले नोटों की संख्या, तो 20 रुपए वाले नोटों की संख्या कितने अनुपात में थी बच्चों, 5x। तो 5x का मतलब 5 गुणा x का मान कितना आ जाएगा 2। कितने नोट हो गए 10 नोट। अगर 20 के 10 नोट है, 20 रुपए के 10 नोटों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 20 रुपए के 10 नोटों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा 200। वेरी गुड। 20 गुणा 10 बराबर 200 रुपये। अब कितने के नोट बचे हैं
10 रुपए के नोट बचे। 10 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी थी? 250। 250 नहीं बेटा, 25 माइनस 8। 8x ये थी ना। एक तो ये तरीका है 10 रुपए वाले नोटों की संख्या ज्ञात करने का, जो मैं पहले ये करके बताता हूँ। फिर दूसरा तरीका और है अपने पास, वो आप खुद ही बता दो कि इतने नोट बचे हुए हैं, वो कैसे बताओगे? 25 माइनस 8x, तो यहाँ x का मान पुट अप कर देंगे, मतलब रख देंगे 25 से कैसे 8 गुना 2, x का मान 2 था ना। 25 माइनस 16 है, 8 गुना 2 16 होगा ना, माइनस के 16 कितना बच गया? 15 में से 6 गया तो 9, 15 में 6 गया तो 9 बच गया ना। तो 10 रुपए वाले 10 रुपए के 9 नोट है ना, 9 नोटों का कुल मूल्य कितना हो गया? 10 रुपए के पास आपके 9 नोट है तो 90। 90 रुपए हो गए ना, हो गए ना 90 रुपए। अब जैसे टोटल करके देखे ना, इधर तो कितना आया था? 300 रुपए, यहाँ कितना आया था? 200 रुपए, 200 रुपए, और इधर कितना आ गया? 300 प्लस 200 प्लस 90, 300 और 200 कितना हो गया? 500 रुपए। 500 और 90 कितना हो गया? 590। मतलब अपना उत्तर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, क्योंकि हमें कितना दिया था इसने? 590 रुपए बताया था 25 नोटों का कुल मूल्य। इसका मतलब हमारे पास x का मान बिल्कुल सही है। तो बच्चों एक तरीका जो मैं आपको बताने वाला था 10 रुपए वाले नोटों की संख्या ज्ञात करने का, एक तो ये है कि हमने यहाँ मान रखा और कर दिया। दूसरा तरीका बच्चों ये है, 50 रुपए के नोट कितने थे? 6, और 20 के नोट कितने थे? 10। 10 और 6 कितने हो गए टोटल? 16 नोट तो हो गए अपने पास। टोटल नोट कितने थे? 25। 25 में 16 घटाएंगे तो 10 वाले नोट बच जाएंगे ना, तो 25 में से 16 घटा दो। इधर भी तो वही काम करवा रहा है, ये देखो सीधा सीधा। तो 19। 19 नहीं बेटा, 9। तो 25 में से 16 नोट घटाएंगे तो कितने बचेंगे? तो ये हमारा सवाल हो गया है, समझ में आया? वेरी गुड। अब बच्चों हम प्रश्नावली 2.2 शुरू करते हैं। 2.2 ये पहले के उदाहरण थे, इनसे क्या आपको बेसिक समझ में आना जरूरी है। आप बेसिक समझ जाओगे ना तो आप इसके सवाल भी आसानी से कर लोगे। तो बच्चों प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है हमारे पास, अगर किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या? किसी संख्या, ये वाली संख्या में ज्ञात करनी है। कौन सी संख्या, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से मैं 1/2 घटाऊं, फिर मुझे जो परिणाम मिले ना उसको मैं 1/2 से गुणा करूं, और गुणा करने के बाद मुझे क्या मिले? 1/8 मिले। तो वह संख्या कौन सी है जिसमें हमें 1/2 घटाया था और 1/2 से गुणा किया था और 1/8 में प्राप्त हो गया है? करके देखते हैं। मान लेते हैं बच्चों, गणित तो हमें मानना ही तो सिखाती है। मान लो रे, मान लो, बताओ क्या माने? कोई चर बता दो, कोई चर पद बता दो बेटा। मैं मान लेता हूं कि वह संख्या क्या है? p है। माना कि वह संख्या क्या है? p मान ली मैंने। कौन सी संख्या? ये वाली, किसी संख्या, मतलब वो कौन सी संख्या है? p है। अब जैसा जैसा ये कह रहा है ना, सिर्फ वैसा वैसा काम है करना है और अपना सवाल खत्म। हलवा सवाल है बिल्कुल। माना कि वह संख्या क्या है? p है। अब आगे वर्क करना है क्या? वह संख्या क्या मान ली हमने? p से 1/2 घटाने। चलो पहले यही काम करते हैं। p से मैं 1/2 घटाता हूं। वह संख्या कौन सी है? p से कितना घटाऊंगा? p से 1/2 घटाने पर दे रखा है ना, क्या करना है? सबसे पहले 1/2 घटाना है। चलो p से 1/2 घटाते हैं। p माइनस 1/2 घटा दिया साहब। घटाने के बाद सरल करेंगे इसे। यहाँ का क्या मान लेंगे? p से नीचे बटा में 1 मान लेंगे। क्यों मानते हैं? लघुत्तम लेने में आपको आसानी हो जाएगी।
और ये इसलिए मान लेते हैं ताकि आपको दिखने में भी बिल्कुल अच्छा लगे। वो पी अकेला बेचारा रह जाता तो खड़ा अच्छा नहीं लगता ना। तो p बटा 1 माइनस 1 बटा 2 दोनों का क्या लिया लघुत्तम, कितना आया 2। 1 का भाग 2 में लगाएंगे कितनी बार गया 2 बार। 2 बार भाग वाला आया तो 2 भाग को किससे गुणा करेंगे अंश से, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2p माइनस का चिन्ह एज इट इज। 2 का भाग 2 में लगाया कितनी बार गया 1 बार। 1 को 1 से गुणा किया कितना आया 1। तो क्या हमें ये संख्या प्राप्त हो गई। p से 1 बटा 2 हमने घटाया ना, तो हमें क्या प्राप्त हुआ 2p माइनस 1 बटा 2। सवाल में आगे क्या दे रखा था p से 1 बटा 2 घटाने पर हमें क्या परिणाम प्राप्त हुआ, ये वाला परिणाम प्राप्त हुआ 2p माइनस 1 बटे 2। और परिणाम को 1 बटा 2 से गुणा करने पर, परिणाम को 1 बटा 2 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा 1 बटा, हमें परिणाम प्राप्त हुआ था ये 2p माइनस 1 बटा 2। आगे क्या काम करवा रहा है, परिणाम को 1 बटा 2 से गुणा करने पर, 1 बटा 2 से गुणा कर दूं भाई, गुणा कर दिया 1 और बटा 2। फिर परिणाम क्या प्राप्त हुआ, परिणाम मतलब बराबर के इस तरफ राइट दाईं तरफ क्या प्राप्त हुआ 1 बटा 8। ले रे भाई साहब समीकरण बन गई, यही तो काम करना होता है, बढ़ गई समीकरण। इधर इसको सोल्व करेंगे, इस 2 को इस 2 से गुणा कर दूं क्योंकि गुणा का चिन्ह लगा हुआ ना, कर दूं गुणा, तो ऊपर तो है 2p माइनस 1, नीचे कितना हो गया 4 बराबर 1 बटा 8। कितना हो गया 1 बटा 8। अब आज एक चीज और सिखाता हूं मैं आपको, वो जो पक्षांतरण वाला तरीका है ना, पक्षांतरण वाला जो तरीका है उसके अलावा भी एक और तरीका है। अगर बराबर में दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हमारे पास भिन्न हो, क्या हो भिन्न में संख्या हो, जैसे ये दे दी हमें एक तो 2p माइनस 1 बटे 4 और इधर 1 बटे 8। तो अगर दोनों तरफ हमारे पास उचित या अनुचित भिन्न हो बराबर के और साथ में चर पद भी हो, चरहिरा b वाला है ना, एबीसीडी के सारे अक्षर कौन से पद होते हैं चर पद होते हैं। तो इसका एक गुणा करने का एक और तरीका है वज्र गुणन विधि। कौन सी विधि वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि में क्या करते हैं, इसको इससे और इसको ऐसे गुणा करते हैं। इसको इससे का मतलब यहाँ पे बटा में कुछ लगा हुआ है, इधर भी बटा में कुछ लगा हुआ है, जैसे मान लो बटा में क्या लगाऊंगा, इन्हें बटा में मैं लगा देता हूँ भाई साहब, इधर तो इधर है एक टोपी तो इधर है, एक टोपी नीचे है, इधर भी क्या है एक टोपी पर है और एक टोपी नीचे है, ऐसे बेटा टोपी से मतलब सब एक ही चीज है। टोपी बनाओगे, टोपी बना देते हैं, ये लो बड़ी टोपी सीमा टोपी है ये, ऊपर आ देना पुरानी खाई होगी बच्चों आपने, और हमने तो खूब खाई है, 1 रुपए में ले लेगा 8 16। तो वज्र गुणन विधि में क्या करते हैं, जो पहली भिन्न है उसके अंश को दूसरी वाली भिन्न के हर से गुणा कर देते हैं, और जो दूसरी वाली भिन्न है उसके अंश को पहली वाली भिन्न के हर से गुणा कर देते हैं। जैसे पहली भिन्न का अंश कौन सा है 2p माइनस 1, इसको किससे गुणा करेंगे दूसरी वाली भिन्न के हर से, तो दूसरी वाली भिन्न का हर क्या है 8, तो 2p माइनस 1 गुणा 8, ये कोष्टक लग के गुणा, और बेटा ध्यान रखना इधर ये 4 है, पहली भिन्न के हर को दूसरी वाली भिन्न के अंश से गुणा करेंगे, या ऐसे कह दो कि दूसरी वाली भिन्न के अंश को पहली वाली भिन्न के हर से गुणा करेंगे, तो 4 को किससे गुणा करेंगे 1 से। तो देखिए करके बताऊंगी आपको, 2p माइनस 1 कोष्टक लिया गुणा 8 लगेगा ना इधर, बराबर 4 गुणा 1 हो गया ना। अब इस 8 को वो वाली बात बारी से अंदर गुणा करना रहेगा, एक बार तो 2p से किया कितना आ गया 16p और माइनस में 8 बराबर के 4, तो 16p माइनस 8 बराबर के 4। इसको मैं इधर कर लेता हूं, यहाँ पे एक लाइन खींच के, ठीक है 16p माइनस 8, 16p को तो पकड़ कर रखो रे, ये तो चरपद है, इसको तो कहीं नहीं जाने देना, इसकी टांग पकड़ लो, बराबर में 4 है, और इधर माइनस का 8 है तो उधर ले जाऊंगा किसमें हो जाएगा
प्लस में किस में हो जाएगा? प्लस में 4 और 8 कितने हो गए? 16 p बराबर 12। 16 p बराबर 12। p का मान कैसे ज्ञात करेंगे? p को भी फिर पकड़ के रखना है। 16 इसके बाद गुणांक में लगा हुआ है तो उधर ले जाके किस में लगाऊंगा? भाग में। अरे बेटा 12 बटा 16, क्या 12 और 16 सॉरी p बराबर 12 बटे 16 है। तो क्या 12 और 16 किसी संख्या से कट रहा है क्या? सरल करो, देखिए किससे कट रहा है क्या? 2 से कट रहा है तो 2 से काटते हैं। 2 छिक्की 12 और 2 अंटे 16। अभी भी कट रहा है क्या? 6 और 8। फिर 2 से कट रहा है, 3 बार काट दिया और इधर कितनी बार? 4 बार काट दिया। तो p का मान कितना आ गया? 3 बटा 4। p का मान कितना आ गया? 3 बटे 4 आ गया। रे अब हमें सत्यता जांच करनी है। p का मान तो कितना आ गया? 3 बटा 4। और p हमने क्या माना था? माना कि वह संख्या, कौन सी संख्या? जो पहले हमें दे रखी, अगर कोई सी संख्या, वो संख्या कौन है? 3 बटा 4 है। तो 3 बटा 4 से 1 बटा 2 घटाने और परिणाम को 1 बटा 2 से गुणा करने पर 1 बटा 8 प्राप्त होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगली स्क्रीन पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होगा। p का मान कितना आ गया? 3 बटा 4। 3 बटे 4। p का मान अगर 3 बटे 4 आ गया, उसने हमें सवाल दिया था कि अगर किसी संख्या में से 1 बटा 2 घटाऊं तो 3 बटे 4 में से पहले 1 बटा 2 घटाओ और फिर जो परिणाम आए उसको किससे गुणा करो? 1 बटा 2 से। फिर उत्तर कितना मिलेगा आपको? 1 बटा 8। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके देखते हैं कि बराबर है क्या। 4 और 2 का लघुत्तम समापवर्तनीय कितना आया? 4 ही आएगा। 4 में 4 का भाग लगाया, एक बार गया 3 माइनस से ऐसे कैसे? 4 में 2 का भाग लगाया, कितने बार गया? 2 बार। 2 गुना 1 बराबर 2 गुना 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 8। 3 माइनस 1 कितना आ गया? 1 बटा 4 गुना 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 8। इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8। 1 बटा 8 बराबर 1 बटा 8। मतलब अपना p का मान बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों LHS बराबर आ गई है। LHS बराबर RHS। अगर हम कह सकते हैं कि p का मान 3 बटे 4 आ गया है और ये करेक्ट है। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक आयताकार तरणताल है। क्या है? तरणताल समझते हो? अभी बता देते हैं। तरणताल बच्चों ऐसा होता है जिसको हम स्विमिंग पूल भी बोलते हैं। स्विमिंग पूल तो बेटा रट मिले वाला सारा का सारा, लेकिन तरणताल से नहीं आता नहीं हिंदी को, है ना? तो ये क्या है कि आयताकार तरणताल है। और तरणताल के हो जाए स्विमिंग पूल, SWIMMINGPOOL स्विमिंग पूल। परिमाप 154 मीटर। परिमाप 154 मीटर है। तो बच्चों अगला सवाल हमें दिया है कि एक आयताकार तरणताल है। तरणताल माने स्विमिंग पूल। क्या है? स्विमिंग पूल। तो स्विमिंग पूल का परिमाप कितना है? 154 मीटर। कितना है? 154 मीटर। और हमें शर्त दी है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से कितनी अधिक है? 2 मीटर अधिक है। लंबाई है किससे? चौड़ाई से। कितने मीटर अधिक है? 2 मीटर। डिपेंड कौन हो गया? लंबाई हो गई। किस पे डिपेंड हो गई लंबाई? चौड़ाई पे। अब हम चौड़ाई का मान कुछ मान लेंगे ना, तभी हम लंबाई का मान याद कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है लंबाई। चौड़ाई के दुगने से
2 मीटर अधिक है लंबाई। तो लंबाई किस पे डिपेंड है? चौड़ाई पे। अगर हमारे पास चौड़ाई का मान आ जाएगा तो हम लंबाई का मान ज्ञात कर लेंगे। तो बच्चों पहले ये बताओ, आपको आयत पता है कि आयत क्या होता है? अगर बच्चों आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि आयत क्या होता है। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति क्या कहलाती है? एक मिनट, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति कहलाती है चतुर्भुज। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। अगर उस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर हो या समान हो, अगर उस चतुर्भुज में आमने सामने की, आमने सामने मतलब ये आमने, ये दोनों सामने हो गई और ये दोनों सामने हो गई, तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो उसको हम क्या नाम दे देंगे? आयत नाम दे देंगे। समझ में आ रहा है? और बच्चों दूसरी इसमें एक और नियम है कि इसके चारों कोणों का जो योग है ना वो 360 डिग्री होता है और इसके चारों कोणों का मान कितना कितना होता है? 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होगा। अगर ये भुजा 2 सेंटीमीटर की है ना तो ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर की ही होगी। और अगर ये भुजा 4 सेंटीमीटर की तो ये भुजा कितने सेंटीमीटर की होगी? 4 सेंटीमीटर की। तो इससे हमें पता लगता है कि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो क्या होगा? आयत होगा। आगे बात करते हैं बच्चों सवाल पे। इसके सवाल पे हम सवाल उठाते हैं, ठीक है? तो आयताकार तरंगताल है, परिमाप 114 मीटर। परिमाप क्या होता है बच्चों? परिमाप होता है किसी भी वस्तु की बाहर की परिधि। परिधि समझते हो? जैसे मैं इस आयत के इस कॉर्नर पे खड़ा था, मुझे कहा गया कि आप इस आयत के एक चक्कर काटो। तो भाई साहब मैं यहां से गया यहां तक, फिर मैं यहां तक आया, फिर मैं यहां तक आया गया और वापस से इसी बिंदु पे आकर टिक गया रे। तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, फिर यहां तक और फिर यहां तक, इस बिंदु से वापस इसी बिंदु तक आने तक जो दूरी मैंने ज्ञात की ना वो उस आयत का क्या कहलाई? परिमाप। क्या कहलाई? परिमाप। ऐसा ही हमारे पास वृत्त में होता है। वृत्त में अगर किसी एक बिंदु से घूमकर वापस उसी बिंदु पर आ जाते हैं ना तो उसकी क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि। और परिधि को क्या कहते हैं? परिमाप भी कहते हैं। तो परिमाप कितना है? यानी कि यहाँ से यहाँ घूमकर वापस आने की टोटल लंबाई कितनी है? 154 मीटर। और लंबाई चौड़ाई की दुगुनी से 2 मीटर अधिक है। अब हम चौड़ाई का मान ज्ञात करते हैं पहले। तो माना चौड़ाई, चौड़ाई। चलो बेटाओ चौड़ाई को बताओ, मान काय रखो को मान है। चर का मान बताओ, क्यों मान रखूं? लो बेटा क्यों मान रहा, क्यों मेरे को काय मान रहा? क्यों। माना चौड़ाई क्या है? ये क्यों है बेटा? क्यों है चौड़ाई? माना चौड़ाई क्यों है? क्यों है। अगर चौड़ाई का मान क्यों है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? अब लंबाई किस पे डिपेंड थी? क्यों पे। किस पे डिपेंड थी? क्यों पे। चौड़ाई का मान क्यों माना? यानी क्यों के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। क्या है? लंबाई। तो क्यू का दुगुना तो कितना हो जाएगा? क्यू गुणा 2। अरे बेटा इसी नाम में ही लिखा हुआ है दुगुना। दुगुना मतलब 2 गुणा, गुणा का चिन्ह और 2, ऐसे लिखना ही तो है। 2 गुणा दुगुना, 2 गुणा दुगुना, तो क्यू गुणा 2। उसके बाद में भी कितना अधिक है? 2 मीटर अधिक का मतलब उसमें हमें 2 मीटर और जोड़ना रहेगा। तो यहाँ कितना जोड़ा मैंने? 2 मीटर और जोड़ दिया। ये किसका मान आ गया? इसका मान आ गया। अरे बेटा ये लंबाई का मान ही लिखा हुआ है, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है लंबाई, ऐसे है ना। माना चौड़ाई का मान क्यों है तो लंबाई का मान कितना हो गया? लंबाई का मान हमें शर्त में दिया था कि चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है और चौड़ाई का दुगुना कितना हो गया? Q2 प्लस 2 मीटर अधिक। अब हमें पता होना चाहिए कि आयत का परिमाप क्या है। आयत का परिमाप क्या है रे? 154 मीटर। तो क्या बच्चों आपको आयत के परिमाप निकालने का सूत्र भी आता है?
आयत का परिमाप निकालने का बच्चों सूत्र है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 154। तो अब हम क्या करेंगे, 2 गुणा, अब सूत्र में हम एजीटी जैसे कैसे मान रख देंगे। लंबाई का मान कितना है, 2 क्यूब प्लस 2 ये इसको इससे गुणा करके तो लिखा है मैंने 2 क्यूब, बाद में प्लस 2 ऐसे कैसे। तो लंबाई का मान कितना है 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 2 और चौड़ाई का मान कितना है क्यूब। क्यूब ठीक है, अब हम इसको इधर ले जाते हैं और बराबर में कितना है बच्चों 154 मीटर। अब हम इस समीकरण को सोल्व करते हैं। 2 गुणा अंदर कितना है 2 क्यूब प्लस 2 प्लस क्यूब, तो क्या जो सजा आती है पद है उनको हम जोड़ सकते हैं क्या। 2 क्यूब और 1 क्यूब कितना क्यूब हो गया 3 क्यूब। तो 2 गुणा में 2 क्यूब और 1 क्यूब हो गया 3 क्यूब और प्लस में 2 बराबर 154। अब इस बाहर वाली संख्या को कोष्टक के अंदर जितने भी संख्या है तो बारी बारी से गुणा करेंगे। कर दो, 2 को 3 क्यू से गुणा किया कितना आया 6 क्यू, प्लस 2 को 2 से गुणा किया कितना आया 4 बराबर 154 मीटर। अब 6 क्यू वाला पद तो वाला पद है, इसको दबा ऐसा टांग पकड़ के यही रखना है कि तेरे को तो कहीं नहीं जाने देंगे। पकड़ ली टांग, इधर 154 माइनस कितना आ जाएगा 4 मीटर है, तो 6 क्यू बराबर कितना आ गया 150। अगर इधर 150 आ गया तो क्यू का मान कैसे ज्ञात करेंगे 150 बटा 6 निकालो कितना मान आएगा। 150 से भाग लगो 6 का 6 दूनी और 6 पंजे कितना आ गया 25 मीटर। ये क्यू किसका मान आया ये, और क्यू हमारे पास क्या था क्यू बराबर 25 मीटर, और क्यू हमारे पास क्या था देखो तो क्या था चौड़ाई कितनी आ गई क्यू का मान क्या है चौड़ाई है, चौड़ाई का मान कितना आ गया 25 मीटर। अगर चौड़ाई का मान 25 मीटर आ गया तो लंबाई कितनी हो जाएगी भाई इससे 2 गुने अधिक 2 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई का मान हमारे पास कितना आ गया 25 मीटर है तो लंबाई का मान कितना हो जाएगा, लंबाई का मान बताओ ना बच्चों कितना हो जाएगा। लंबाई का मान कितना है 2 क्यू प्लस 2 यानी 2 गुणा क्यू का मान कितना आया 25 प्लस में 2 कितना हो गया 2 गुणा 25 बराबर। अब पहले गुणा हो गया जोड़ होगा, ये मैंने आपको ओडोमास के नियम में बताया था जो ओडोमास की बहन है ना। तो पहले गुणा करेंगे ना 25 दूनी 50 को 50 प्लस 2 कितना हो गया 52 मीटर है। तो क्यू का मान क्यू यानी चौड़ाई का मान तो कितना आ गया 25 मीटर और लंबाई का मान कितना आ गया 52 मीटर। तो ऐसे करके हमने आयत के तरणताल में लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर ली है। स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों समय थोड़ा कम है तो हम एक काम करते हैं नंबर 4 देख लेते हैं पहले। दो संख्याओं का योग कितना है कितना है, दो संख्याओं का योग है बच्चों 95। आगे दिया है एक संख्या दूसरी से कितनी अधिक है 15। दूसरी से 15 अधिक है। फटाफट लगा लेते हैं इस सवाल को। दो संख्याओं का योग 95 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो वो एक संख्या मान लेते हैं। कौन सी माने तो माना पहली संख्या x है, x मान ली ना पहली संख्या x मान ली। अगर पहली संख्या x मान ली तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी दूसरी संख्या बेटा इसमें पहले दूसरी संख्या माननी पड़ेगी। कौन सी माननी पड़ेगी दूसरी संख्या, क्योंकि पहली संख्या तो क्या है दूसरी पे
डिपेंड है, क्योंकि पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो दूसरी संख्या मान लेते हैं पहले। माना दूसरी संख्या कितनी है? x है, तो पहली संख्या कितनी होगी? पहली संख्या कितनी होगी? दूसरी से कितनी है ज्यादा? 15, तो पहली संख्या वो दूसरी संख्या कितनी थी? x, तो x से कितनी ज्यादा है? 15 ज्यादा है। तो इसी का तो ये हमें मान तो निकाल ही लिया कि माना दूसरी संख्या कितनी है? x है, पहली संख्या कितनी है? x प्लस 15 है। दोनों का योग कितना है? 95। तो x प्लस 15 दोनों का योग कितना है? 95। यही तो दे रखा था, यही तो बढ़ गया समीकरण। इसका और इसका दोनों का योग कितना है? 95। x प्लस x कितना हो गया? 2x। इस 15 को पहले ले चलते हैं इस बार उधर, बराबर 95। 15 को उधर लेके गया, इधर प्लस का सामने पे माइनस का, तो 2x बराबर 95 माइनस 15 बराबर 80। देखो 80 आएगा क्या? 80 अगर आएगा तो x को तो पकड़ के रखेंगे, टांग पकड़ लो x की, 2 को उधर ले जाएंगे 80 के नीचे, कितना आ जाएगा? 80 बटे 2 बराबर 40। x का मान कितना आ गया? 40। x का मान 40 आ गया। दूसरी संख्या कितनी है? 40। अब पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 40 से कितनी दिखती? 15। तो दूसरी संख्या दूसरी संख्या तो ये थी, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 40 प्लस 15 बराबर 55। तो 40 और 15 को जोड़ देगी, कितना आएगा? 95। आ गया? हाँ आ गया ना, यही तो है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और चैनल बच्चों ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे और कंटेंट बना पाऊँ। मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़े इस चीज को लेके। चैनल है बच्चों वीडी मैथ्स पॉइंट के नाम से, चैनल है बच्चों वीडी मैथ्स पॉइंट के नाम के। ज्यादा से ज्यादा बच्चों आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और व्यू करो, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे कंटेंट ला पाऊं और आप अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ सकें। इसी नाम से बच्चों टेलीग्राम भी है और इसी नाम से इंस्टाग्राम भी है, आप दोनों जगह मुझे फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद बच्चों।